Hello students, after a long time once again I am here जहां मैं फिजिक्स के कंटेंट अपलोड करता हूं। वेलकम टू द साइंस विजन यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 12 जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो टर्म 1 एंड टर्म 2 साथ में ही एग्जाम होने वाला आप लोगों को पता ही है। तो टर्म 1 के जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे और एक ही दिन उसी दिन टर्म 2 के भी एग्जाम्स होंगे जो कि सब्जेक्टिव होंगे। तो उनके प्रिपरेशन करने के लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है इस पर बेस्ड ऑन एंड 5 डेज में मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूंगा। तो 5 डेज में 3 डेज होंगे वो टर्म 1 के लिए स्पेशली होंगे एंड 2 डेज में जो सब्जेक्टिव के जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो चलिए, एट फर्स्ट माय नेम इज नीरज सिन्हा and I am a physics teacher. I have completed master degree in science with a B.Ed in relevant subjects and I have plus 10 years experience in teaching field. तो स्टूडेंट्स बेसिकली फिजिक्स में जो है वो टर्म 1 के जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा, राइट। टर्म 1 के जो सिलेबस है वो अपीयर हो रहा होगा। तो इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स की 4 यूनिट बेसिकली रखा गया है टर्म 1 में। पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर में 2 चैप्टर आते हैं, एनसीईआरटी से भी मैं बताता ही चलता हूं कि चैप्टर 1 में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ये अवेलेबल करा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मीन्स हो गया विद्युत आवेश एंड क्षेत्र। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में विद्युत विभव तथा संधारित्र होता है। और ये यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सेकेंड यूनिट जो है वो थर्ड चैप्टर के रूप में भी होते हैं एनसीईआरटी में, जिसमें किरचॉफ्स लॉ इंक्लूडिंग सारा चीज बताया जाता है। उसके बाद यूनिट 3 है जिसमें से 2 चैप्टर्स आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट मीन्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एंड जियोमैग्नेटिज्म दैट मीन्स भू चुंबकत्व। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें। एंड यूनिट 4 जो है वो है ईएमआई एंड एसी। ये सब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही पार्ट हैं। तो इसमें चैप्टर 6 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड यूनिट 7 है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती धारा ये आपको टर्म 1 में नहीं बल्कि टर्म 2 में रखा गया है, ठीक है। एंड ये सारे जो है वो टर्म 1 के सिलेबस में रखा गया है इन्हें। तो आज मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हेल्प से मैं इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स एंड ध्यान से पढ़िए एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स को याद नहीं कर सकते, फिजिक्स को आप समझ सकते हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है तो आप आसानी से उन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि if the distance of a point from a positive charge increase the value of the potential at that point, क्या होगा। पोटेंशियल पूछ रहा है, कहता है क्या कि पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट है फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं हम लोग, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है क्या पी। तो इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस है, वहां पे पूछ रहा है इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ तो होगा भी, और वो भी कितना होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज है। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू क्यू बाय में आर। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही बात करूंगा, तो ज्यादा कंसेप्ट में डेरिवेशन तो करा नहीं सकता इसमें। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूले को ही रखूंगा, आप लोग को देख लेना या फिर आप समझ लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला यही होते हैं। तो आप देखोगे कि भाई जब यहां पर जो है डिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है, राइट। तो डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो चार्ज कांस्टेंट होगा एंड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है ही। तो ऐसे में एक रिलेशन मिलेगा v का विद रिस्पेक्ट टू r, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मींस डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यहां से हम एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस
इंक्रीजेज, दैट मींस ये वाला सिचुएशन। अगर ये वाला सिचुएशन है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप ऑप्शन में देख लो, इंक्रीज है, डिक्रीज है, में इंक्रीज और डिक्रीज, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन, ये बहुत ही एकदम जो है सस्ता सा सवाल है, आप बोल सकते हैं लॉलीपॉप सवाल बोल सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल B, एकदम फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन है। हालांकि ये आता कहां से, मैं इसमें थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा, आप लोगों को ज्ञान दे दूंगा। तो DW इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होते हैं F इंटू डिस्प्लेसमेंट dx ले सकते हो, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड ये DW इज इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकते हो। तो आप लोग पढ़े हैं कि कोई Q चार्ज है और इस चार्ज का अपना फील्ड होता है, और आप अगर किसी पॉइंट P से Q नॉट चार्ज को इसके फील्ड की ओर लाते हो, ठीक है, जिस पर फोर्स पीछे की ओर लग रहा होता है, प्लस Q चार्ज Q नॉट चार्ज को रिपल्सन करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल टुगेदर, ऐसे में 180 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए माइनस एफ इंटू डी एक्स होंगे कॉस 180 डिग्री का। एंड यहां से डी डब्ल्यू और ये क्यू नॉट को अगर इधर ले आते हो तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स एंड डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये तो आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन हो जाता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस dB इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। एंड यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि E इज इक्वल टू माइनस dB बाय में dx। तो दिस इज द रिलेशन, और ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होते हैं वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये भी याद रखोगे। पर यूनिट लेंथ पर अगर कोई वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में टू चार्जेज स्पेयर्स आर सेपरेटेड, टू चार्जेज स्पेयर्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, दो चार्ज है भाई, पहले ले लो, एक q1 ले लेते हैं और d डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं q2, ले लिया। इनके बीच में कह रहा है क्या कि एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है, डील करना है भाई, एक बार क्वेश्चंस को एकदम आराम से पढ़ने का, जब तक क्वेश्चंस का वर्ड समझ में नहीं आता आगे मत बढ़ो, उसी में लगे रहो। एक बार पढ़ना, वन टाइम से एकदम प्रेम से शिद्दत से पढ़ना है, उसको हम लोग शिद्दत से बोलते हैं, ठीक है, शिद्दत से पढ़िए। तो ये है, अब बोलता है क्या कि इफ चार्जेस आर डबल्ड, तो चार्जेस को Q1 को 2Q1 कर लेता हूं मैं, एंड चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस, देखा डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, यानी कि बाबा डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया, ऐसे में इनके बीच का डिस्टेंस 2d हो जाएगा। तो बोलता है क्या न्यू फोर्स इनके बीच में कितना लग रहा है, एफ डैश वो फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है ये स्टेप 1 में हम लोग देख लेते हैं इस सिचुएशन में। तो आप स्टेप 1 में देखोगे स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 एंड बाय में d का स्क्वायर। एंड एफ डैश जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, यही ना फॉर्मूला होता है 2Q1 इंटू 2Q2 बाय में 2d का होल स्क्वायर। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 इंटू 2Q2 को लिख सकते हैं हम लोग 4Q1 इंटू Q2 एंड बाय में 2d का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, बाद बाकी जो सिचुएशन आया है ये तो यही सेम है, देखो ना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, यहां भी वही आया है। दैट मींस क्या मैं इसको f नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया f, अरे ऑप्शन में ढूंढ लो ना, f बाई 2 f बाई 4 4f नहीं होने वाला है, ये f होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके समझ में आ रही है ना सबको, आएगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस r, दो चार्ज को r डिस्टेंस पर रखा गया है,
exert a force F on each other, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस एक एग्जाम में आने ही वाले हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो क्यों ना Q1 को Q ही लिखे हम, क्या बोलते हो, है ना? Q1 को हम लोग Q ही लिखते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो भाई फोर्स कितना लग रहा है निकाल लो ना। कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय में R का स्क्वायर होता है, राइट। अब जो है स्टूडेंट्स, इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, वाओ, चार्जेस को हाफ कर दिया गया। लो भैया कर लेते हैं चार्जेस को हाफ, ये Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, ओ तेरी, यानी 2R हो गया है, ठीक है। डिस्टेंस पहले R था और अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2R हो गया है, राइट ना। पहले R था और अब 2R हो गया है। तो अब जो है जब 2R हो जाएगा, एक मिनट, यस, जब 2R हो गया है, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, तो न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, यानी कि मान लीजिए अब इनके बीच में F डैश फोर्स लग रहा है और उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये क्या लिखेंगे Q/2 इंटू Q/2 एंड 2R का होल स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q/2 को Q/2 को Q लिख सकते हैं, और नीचे में जो 2 इंटू 2 है 4 यहाँ रख देंगे हम लोग, और 2R का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R स्क्वायर, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड 16R का स्क्वायर। अगर 16 को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी देखोगे आप सेम आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ F डैश और ये 16 को मैं छोड़ दूं और इसकी जगह पे F नहीं ले सकता क्या? तो मैं लिख सकता हूं F एंड बाय में क्या हो जाएगा 16। आई बात समझ में, समझ रहा है ना? इतना को क्या लिखा जा सकता है F, तो इतने वैल्यू को F लिख दे, या फिर डिवाइड कर दो, सबसे बेटर होता है F डैश बाय F, ये सारे वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, आपको F जो नीचे आएगा वो F उधर चला जाएगा, आंसर F/16 आ जाएगा। तो इसका F/16 ऑप्शन डी दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल क्या है ना, कहता है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, इसमें आपको बस दिमाग लगाना है। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड है, वो क्या करता है ना, एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिवली होगा, न्यूट्रल होगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज होगा एंड न्यूट्रल, एंड अ मैग्नेट होगा। तो मैग्नेट को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं भाई, ऋण आवेशित है, अनावेशित है, ऋण आवेशित अनावेशित दोनों है। तो भाई प्लस ग्लास रेड, आप देखे होंगे बचपन में पेन वगैरह को भी हम लोग देखते हैं, तो वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है बाल से घिस करके, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ग्लास रेड में, आपको पता ही है, और लिख भी रहा है पॉजिटिवली चार्ज, देखो ना क्वेश्चन में। तो ऐसे में नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही, साथ ही साथ न्यूट्रल को, बॉडी को भी ये क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स याद रखना, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि पेपर के बाइट्स हो गए, छोटे छोटे बिट्स को भी वो अट्रैक्ट करने का काम कर लेता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। चलिए इसमें कुछ नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपनी इस क्वेश्चन में कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक be introduced between plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance. So students, we know that a parallel plate capacitor having two plates containing positive charge and negative charge respectively on plate A and B, and if there is no any medium between the two plates, then the capacitance of the capacitor is equal to C naught. We can denote that C naught is equal to epsilon naught A by में D, right students? तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है epsilon naught A by में D। अब कहता है क्या कि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिटवीन प्लेट्स,
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया जा रहा है। तो याद रखना, कोई भी मीडियम को डालते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, अगर कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया है, कंप्लीटली फिल्ड करेगा, ठीक है ना। इसके डेरिवेशन होते हैं, पार्शियली फिल्ड के भी अलग होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड के। तो फिलहाल यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड ही करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे में जो नया कैपेसिटेंस होगा ना स्टूडेंट्स, वो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया है उतना टाइम से जाता है। बस याद रखना, सी के पहले जितना कैपेसिटेंस था, जैसे कि मीडियम को नहीं डाला गया है, ठीक है, तो उस समय इसका कैपेसिटेंस है सी नॉट, और उस समय इनका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, सी नॉट है। तो ऐसे में इनका कैपेसिटेंस सी नॉट है, तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो पहले जितना था उसका k टाइम्स हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 81 है तो 81 टाइम्स हो जाएंगे कैपेसिटेंस। आई बात समझ में, यानी इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, k टाइम्स। याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से तो छोटा होता नहीं है, किसी का भी एयर वगैरह हाइड्रोजन वगैरह के 1 होते हैं, तो उससे कम किसी भी मीडियम का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है। जब भी होगा k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसीलिए हम लोग दो प्लेटों के बीच में एक मीडियम यूज कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा। तो वैसे इंसुलेटर सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब पोजेस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, वो भले इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर ही होते हैं, बट चार्ज वाले क्वालिटी अपने अंदर में रखते हैं। वैसे इंसुलेटर सब्सटेंस को स्पेशल नाम दिया गया है और वो है डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज, कितने कूलम आवेश के, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम आवेश का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। तो भैया बहुत ही आसान है, चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है 1 कूलम, राइट, एंड आपको जो है चार्ज का अमाउंट तो दे दिया है, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज है वो तो आपको पता ही है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होते हैं। तो भाई क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल होते हैं, आपको पढ़े होंगे आप लोग, चार्ज का एक प्रॉपर्टीज होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज we can write q is equal to plus minus n into e। तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव हुई होंगे, तो चलिए माइनस प्लस को नेगलेक्ट करते हैं, हमको फिलहाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो n is equal to we can write q upon e, right students, and n is equal to q 1 कूलम है and e is equal to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम है। आप 1.6 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.625, एंड स्टूडेंट्स ये भी कूलम है, ये भी कूलम कट गया, दैट मींस n इज इक्वल टू 0.625 into 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाता है +19, एंड n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.625 into 10 टू द पावर और 19 है। एक काम करते हैं ना, एक पावर ले लेते हैं, ठीक है, एक जीरो हम लोग ले लेंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6.25 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 18, ताकि आंसर मिल जाए। सब 6.25 के टर्म में दिया गया है, तो यहाँ देखिए पावर ऑप्शन ए में 18 दिया, ऑप्शन बी में 19 दिया, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में 23, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि ये चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, कोई Q चार्ज है और उसको r रेडियस वाले गॉसियन सरफेस से कवर्ड कर दिया गया है।
ओके स्टूडेंट्स, आर रेडियस वाले गॉसियन सरफेस से कवर कर दिया गया है। तो एंड कहता है कि देन द एंड कहता है इफ द रेडियस इज डबल्ड देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। दैट मींस इनके रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, 2r रेडियस वाला एक स्फीयर बना दिया जाए यहां से, तो फिर इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? अरे दादा, इससे इस फर्स्ट स्फीयर से जितना फ्लक्स पास होगा सेकंड से उतना ही ना पास होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी देगा, याद रखना रेडियस को हाफ कर रहा है, रेडियस को डबल कर रहा है, तो कभी भी फ्लक्स के अमाउंट चेंज नहीं होते हैं। दैट मींस आउटवर्ड फ्लक्स विल बी रिमेन अनचेंज। दैट मींस ऑप्शन सी, ये मिस्टेक है, बी ऑप्शन सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंजिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोलता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन, और एक SI यूनिट का 2 क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे ही। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं E इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स इंटेंसिटी को लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम लोग मीटर। तो सॉरी, ये एस डिस्प्लेसमेंट नहीं, एरिया होता है, तो मीटर स्क्वायर एरिया वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। अरे बहुत बड़ी, यानी कि यहाँ पर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ वोल्ट के टर्म में दे रहा है, देख रहे हो ना, ये न्यूटन तो होगा नहीं, फोर्स का होता है, टेस्ला होगा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, तो वोल्ट के टर्म में होगा। आइए देख लेते हैं, हम लोग चेंज कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू, अभी अभी आपने उस क्वेश्चन में देखा था dV बाय में dx होता है, यानी वोल्ट पर मीटर होते हैं, राइट। इंटेंसिटी का एक ये भी यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वोल्ट पर मीटर। तो आप क्या करोगे, इस इंटेंसिटी के जगह में ये वाला आप मतलब लिखो, इंटेंसिटी के जगह में, आपको जानते हो ऑप्शन को देख करके आपकी थॉट प्रोसेस में भी चेंजिंग आनी चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस काम नहीं आया, आप देख रहे हैं कि भाई वोल्ट के टर्म में है, तो हम लोग वोल्ट के टर्म में निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो इंटेंसिटी को लिख देंगे हम लोग वोल्ट पर मीटर, और इसका एरिया वेक्टर है, दैट मींस मीटर स्क्वायर, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर इज आंसर व्हिच इज ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ EA be the electric field strength of short dipole at a point on its axial line and EE इक्वेटोरियल लाइन का होगा। तो पढ़े होंगे आप लोग, ये डायपोल है -q एंड +q, विद्युत द्विध्रुव है ना, ये डायपोल का सेंटर है, द्विध्रुव का केंद्र, और ये एक्सियल लाइन होते हैं। इस एक्सियल लाइन पर जो इंटेंसिटी वो EA है, r डिस्टेंस पर मान लेते हैं, और वही सेम डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन है, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो। तो यहाँ पर कहता है इंटेंसिटी EE है। तो व्हाट इज द रिलेशन? तो भाई पढ़े होंगे आप लोग, EA जो होता है ना वो 2 टाइम्स ज्यादा होता है EE के, एकदम फिक्स है ये। आया कहां से मैं बता देता हूं, शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय में r क्यूब, एंड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल लाइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय में r क्यूब। तो भाई आराम से लिख सकता है, आपको कंपैरिजन करोगे, डिवाइड करोगे तो दोनों को देखोगे, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ EE होता है, ठीक है, राइट। तो ये ऑप्शन कौन सा है, EA टू E, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी, ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसकी SI यूनिट क्या है, तो माइकल फेराड ने किया था, तो फेराड होगा, ठीक है, फेराड होगी इसके SI यूनिट, दैट्स इट, काम खत्म, यूनिट को दिमाग में रखने का भाई। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि 3 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। चलो भाई ठीक है, फिगर देख लेता हूं। देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? तो A एंड B के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देख सकते हो कि ये देखने में तो लग रहा है सीरीज, लेकिन है नहीं, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसको इस तरह से बना सकते हो कि भाई इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम B दिया हुआ ही है, इसका नाम C दे देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं D। ठीक है, मैं एक जरा सा पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसका नाम C दे देंगे स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, D दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप देख पाओगे कि क्या हो रहा है कि आप अगर बनाना चाहते हो A पॉइंट, कितने पॉइंट है टोटल, A C D,
आप लोगों को पता होगा शायद कि इफ टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल वायर विदाउट एनी डिवाइस देन द टू पॉइंट बिहेव लाइक अ सिंगल पॉइंट। स्टूडेंट्स यदि दो बिंदु अगर ओनली वायर से अटैच है, छुच्छे तार से अगर जुड़ा हुआ है, छुच्छे समझता है ना, यानी खाली तार से, कोई डिवाइस नहीं है, तो ऐसे में वो दोनों ही बिंदु एक बिंदु की भांति काम करते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि ए और डी देखो ओनली वायर से अटैच है, ये देख रहा है ना, ए एंड डी, तो ए वही है और डी भी यही है। एंड पॉइंट सी और बी को देखोगे, ये भी नीचे से देखो ओनली वायर से अटैच है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा एंड दोनों पॉइंट सेम बिहेव करेंगे, दैट मींस सी एंड क्या बी। अब आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंपल बना लीजिए। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी, इनके बीच में एक कैपेसिटर डाला जिनका कैपेसिटेंस सी है। फिर सी और डी के बीच में ये रहा पॉइंट सी एंड ये रहा पॉइंट डी, यानी सी और डी के बीच में भी मैंने एक कैपेसिटेंस दे दिया जिसका सी कैपेसिटी है। एंड डी एंड बी, तो वही डी है और वही बी, ए ही डी है, ठीक है, ए ही डी है, याद रखना। दैट मींस वो पढ़े ना, पीटर ही स्पाइडरमैन है, पीटर ही स्पाइडरमैन, एक ही चीज है। उसी तरह से ए और डी दोनों सेम ही पॉइंट है, भले अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं, लेकिन पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो ये कैपेसिटेंस सी हो गया। अब बताओ ए और सी के बीच में, यानी ए और बी बोलो, यही ए है और यही बी है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? अरे भैया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कैपेसिटर का है, रेसिस्टर का नहीं। तो इसका फॉर्मूला कैपेसिटर का जब पैरेलल में होते हैं तो सिंपली होते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट एडिशन होता है, रेसिस्टेंस वाला याद होगा, 1 बाय C इज इक्वल टू होता है 1 बाय R इज इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप C प्लस C कर दो ना, या NC भी कर सकते थे आप, तो आपका 3C हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ये सीरीज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। याद रखना CP का फॉर्मूला होता है भैया C1 प्लस C2 प्लस, ये कंसेप्ट आता है, ये ज्ञान है, ठीक है, C3 प्लस डॉट 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 CN, और CS का फॉर्मूला 1 बाय CS होता है इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय CN। तो ये उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्वेश्चंस में। हाँ, तो ये एक भयंकर क्वेश्चन है जो कि देख करके आप लोगों को डर लग गया होगा, लेकिन बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सस्ता सा सवाल है। ये कहता है इन द बेसिक CS सीजियम क्लोराइड है ये CSCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर सीजियम प्लस जहां पर है, और क्लोरीन है माइनस आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है। ओके, आयंस आर अरेंज्ड इन BCC कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सबके कॉर्नर्स पर CS प्लस है और सेंटर पर Cl माइनस आयंस है, एज शोन इन फिगर। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 CS, 8 कॉर्नरों पर रखा गया CS को, और उसके कारण Cl माइनस आयन जो सेंटर पर है उसको कितना फोर्स से सब मिल करके लगा रहा है, दम लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, मारपीट कर रहा है। भाई इस क्रिस्टल में आइए देखते हैं क्लोरीन आयन पर 8 सीजियम प्लस आयन के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरह से क्यूब बना हुआ है ना कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे इसके कारण इधर, तो नीचे जो क्यूब है वो इस पर फोर्स लगाएंगे, ये इस पर फोर्स लगाएंगे क्या? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर फोर्स लगा रहा था, ये इधर लगा रहा है, इसी डायग्राम में समझ सकता है, ज्वाइंट किया गया है। अगर ये कॉर्नर को देखा जाए तो ये कॉर्नर F फोर्स लगा लेता है इस साइड में, ये कॉर्नर जो है ये सीजियम इधर फोर्स लगाएगा, तो ये इसके जस्ट अपोजिट में जो कॉर्नर है, रूम में ही देख लोगे ना, वो इधर लगाएगा, है ना। फिर ये इधर फोर्स लगाएगा, तो जितना फोर्स ये लगाएगा डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो दोनों का बीच का फोर्स भी सेम, तो ये भी फोर्स लगाएंगे इधर, तो इसका इधर भी फोर्स लगेगा, ये भी लगा रहा है तो ये भी लगा रहा है। हर मतलब हर चार्ज के कारण जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, फिर जाकर के ऐसे, तो फिर नीचे से भी, इधर से भी ऐसे। दैट मीन्स ये चारों फोर्सेस जो ऊपर में है और चारों चार्जेस नीचे में, सॉरी चारों चार्जेस ऊपर में जो है उनके कारण 4 फोर्सेस, और नीचे में जो 4 चार्जेस हैं उनके कारण जो 4 फोर्सेस हैं वो सारे ही फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड नेट फोर्स आपका 0। इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर 0, ठीक है। तो बस समझने का
इसमें था आपको, तो समझ गए होंगे आई थिंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू, अभी अभी एक रिलेशन पढ़े थे, आप वहां से भी समझ सकते हैं, माइनस ई इंटू डी आर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर होता है, राइट। और ये चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप डीबी को ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट डी आर, एंड आप लिख सकते हो इसको ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना होगा, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, जिसके 2 पॉइंट पर, अगर इस सरफेस के 2 पॉइंट पर आप ले लेते हैं P1 और P2 पॉइंट पर, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि dB इक्वल टू इंटू डी आर होता है, और dB अगर जीरो है तो ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, एंड आप ई इंटू डी आर को इधर सेंड कर लोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज, चाहे चार्जेस ऐसे हो तो स्फीयर के फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, कंसेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में, तो जो इंटेंसिटी होती है वो ऑलवेज सरफेस के 90 डिग्री होता है, ऑलवेज सरफेस के क्या होता है 90 डिग्री। तो आप ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए, हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ऑप्शन डी, आंख बंद करके मारिए, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। तो फिर क्या क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख दिया जाए माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज को, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और ये इधर रोटेट करने लगेगा, दैट मींस टॉर्क डेवलप होता है इसमें। तो ओनली टॉर्क डेवलप होगा, नेट फोर्स इसमें जीरो होता है क्योंकि इनका सेंटर कहीं और नहीं भागेगा, सेंटर यहीं रहेगा, तो नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिटिवली रखेंगे, ये फोर्सेस प्लस क्यू ई और ये फोर्सेस माइनस क्यू ई, यानी कि नेट फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो इस पर सिर्फ टॉर्क लगेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इक्वल्स टू, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, B इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं W बाई क्यू नॉट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क डन का 1 जूल और क्यू नॉट का 1 कूलम, तो आप कह सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो अब क्वेश्चंस कहता है कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस बाय इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप उनको पता ही है कि अगर मीडियम नहीं डालोगे तो उस समय कैपेसिटेंस सी नॉट होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालोगे तो के टाइम्स हो जाएगा सी नॉट के, एंड k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, k कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द सी नॉट, यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसमें चेंज हुआ है थोड़ा सा, एंड ऑप्शन ए इज इंक्रीजेस, सो इंक्रीजेस आप करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो स्टूडेंट्स अब कहता है क्या कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप लोगों को याद होगा 8.854 into 10 to the power -12। लेकिन यार ये तो ऑप्शन में सभी वही हैं, यानी इसके ऑप्शंस में आपको यूनिक पकड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि फोर्स की जो फॉर्मूला होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बाय में R का स्क्वायर होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q1 Q2 बाय में 4 पाई, इसका मैं प्रूव कर देना हूं, दैट मीन्स फोर्स 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 फोर्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, समथिंग प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं फिर से। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आपके जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स की द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो कितना हो जाएगा ना, तो आप यहां से देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, इसका जो होता है एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या आ गया था, 1 बाय में 4 पाई एफ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय में आर का स्क्वायर, राइट। तो आप देख सकते हो क्यू स्क्वायर का हो जाएगा और कूलम स्क्वायर, राइट। क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कूलम का स्क्वायर, एंड फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। यानी आप बोल सकते हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कौन सा है खोज लीजिए। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो ऑप्शन ए ही है। कूलम का ये देखो -12 है, ये +12 है यार देखना, और ये -12 है, ये 8854 है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये यूनिट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, और ऑप्शन ए ऐसा ही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब कहता है स्टूडेंट्स की इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कांस्टेंट पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, या द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल है जिसमें, यानी E इज इक्वल टू हम लोग पढ़े नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाय में dr या dx। तो भी अगर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पोटेंशियल हो जाता है, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। एक ऐसा रीजन जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उस रीजन में इंटेंसिटी 0 हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सबको दिमाग में रखते जाइए आप लोग सब, एग्जाम आने वाले हैं। आज यूनिट 1 हम लोग होप सो कंप्लीट कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड फिर यूनिट 2 का कल देखेंगे। Which one is not correct expression for energy stored in capacitor? तो एनर्जी के निकालने के एक फॉर्मूले होते हैं हाफ CV का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। तो ये नहीं हो सकता है। विच वन इज नॉट करेक्ट कहा गया है, क्वेश्चन में समझोगे नॉट करेक्ट कहा गया तो हाफ CV स्क्वायर तो होगा ही। और Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CB, तो यहां से C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q बाई V, तो ये लिख देंगे हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ और Q इंटू V, जल्दी जल्दी जल्दी, और B स्क्वायर, तो V और V कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, Q इंटू क्या हो जाएगा V, तो ये भी किसी में है, ऑप्शन सी भी है ये क्वेश्चन, यानी सही है। अच्छा, V इज इक्वल टू Q बाई में C भी लिख सकते हैं, तो आप जहां पर ये है Q और V के जगह में हम लोग लिख देंगे Q बाई में C, तो इसका फॉर्मूला ये भी बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी नॉट करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यू बी स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, आप देख के भी समझ सकते थे, इसमें हाफ नहीं है, एनर्जी में हाफ तो होते ही हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसी सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, अरे बाबा, गॉस लॉ के द्वारा जो सरफेस कंसिडर किया गया है उससे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए क्या, लेकिन आने वाला है नहीं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहां रखा गया है स्टूडेंट्स, तो एक क्यूब के सेंटर पर रखा गया है। एक क्यूब के सेंटर पर रख दिया गया है क्यू चार्ज को। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन फेस ऑफ इट्स फेस, इस फेसेस विल बी वन ऑफ इट्स फेसेस, यानी कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं होता है क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट,
तो ये 5 जो है पूरा क्यूब से पास हो रहा है, यानी कि क्यूब में कितने फेस होते हैं तो देख लो, लेफ्ट राइट अप्स डाउन टॉप फ्रंट, ठीक है सॉरी बैक फ्रंट। तो 6 फेसेस से जो फ्लक्स आपके हो जाते हैं वो क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक फेस से कितना होगा भैया, क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन खोज लेना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से कौन सा है जो विद्युत आवेश को गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करता। कहता ऑप्शन देख ले भाई, टोटल चार्ज, ऑप्शन ए कहता है कि टोटल चार्ज कंजर्वेशन, यस ये सही है भाई। ऑप्शन बी कहता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जो है क्वांटिनीकृत होते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, अरे भाई सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो कौन सही नहीं है भाई, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये सही नहीं है कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस निकलते हैं और माइनस क्यू चार्ज में एंड हो जाते हैं। वहीं अगर मैग्नेट रहता है तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलते हैं एंड साउथ में जाते हैं और वापस नॉर्थ से साउथ जाने के बाद साउथ से नॉर्थ जाते हैं, यानी ये सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म सर्कुलर लूप, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल्कि वृत्तीय रेखा नहीं होती, सीधी रेखा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, जब भी ऐसा कहे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े हैं चार्ज बराबर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू N इंटू ए, जहां N जो है वो एक इंटीग्रल नंबर है, वो या तो 1 2 3 डॉट 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 एक इंटीग्रल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी, 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3.7 नहीं मिलेगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, चार्ज को डिवाइड करके देख लेना कि ई से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जैसे कि 5.8 है इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और इधर ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। खैर पावर ना ही देखो तो कोई बात नहीं है, बस इसको देखो, फिर 5.8 1.6 से जाएगा तो 16 के टेबल में 5 पॉइंट नहीं है या 58 नहीं आएगा, पॉइंट काट देते हैं तो 60 के टेबल में नहीं आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा पॉसिबल है, यानी ए पॉसिबल नहीं है, बी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में n इज इक्वल टू क्या, 3.2 इंटू, अरे ये हो जाएगा, ये भाई 1.6 के टेबल में आते हैं। पावर को ध्यान नहीं देना, ये कट जाना चाहिए भाई, पावर तो जो भी हो कम बेसी हो ही जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 18 है इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा ऊपर ले जाओगे तो, और यहाँ 2 इंटू 10 हो जाएगा, चूंकि बेस से मैं तो पावर ऐड होते हैं और यहाँ पर माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 19 यानी कि 10 यानी कि 20, तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए 4.5 है, ये 1.6 के टेबल में नहीं आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। 8.6 भी 1.6 के टेबल में नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल में क्या है, कहता है क्या कि इफ ए चार्ज ऑन अ बॉडी is 1 nanocoulomb then how many electrons are present on the body, निकाल लो, अभी अभी पढ़ा n is equal to q by में e, तो 1 nanocoulomb है 1 into 10 to the power minus 9 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नैनो का वैल्यू और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है n निकालना है, 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा, और ये तो रटा हुआ है, क्लास 10 में भी रटे होंगे, ये कटता है 0.625 में इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और 10 टू पावर प्लस माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, और इसको लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 9 यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन मिला लीजिए आप, 6.25 के टर्म में है तो एक जीरो ले लो इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है, 10 टू द पावर 9 कहाँ शो कर रहा है, लेकिन नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम्ब देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। भाई कहाँ प्रॉब्लम्स हो गया, हाँ तो स्टूडेंट्स इसके जो आंसर हैं वो आ रहे हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन यार ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, 6.25 इंटू 10 पावर 11 है, ये क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है कुछ इनकरेक्ट है, आपका आंसर लेकिन यही आना चाहिए, आप चेक कर सकते हो बार बार।
लेकिन आंसर यही है। तो ये शायद आई थिंक 18.11 की जगह में आपका 9 होना चाहिए, तो आंसर सही हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि three capacitors each of capacity C are added in series combination then equivalent capacitance will be। सीरीज कॉम्बिनेशन में एडेड है तो आप लोग पढ़े होंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी मैंने बताया था C बाय में N हो जाता है, यानी कि C और N का वैल्यू कितना कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर 3 हो जाएगा, तो ये C बाय में 3 हो जाएगा, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है यही, और CP बराबर हो जाता है NC और CS इज इक्वल टू होता है C बाय में N। तो यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो यही यूज करोगे, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस द थ्री चार्जेस। एक स्फीयर है जिसके अंदर में 3 चार्जेस को रखा गया है, Q1 Q2 एंड Q3, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो फाई इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज ऐड कर लीजिए, Q1 कितना है -14 नैनो कूलम है, एंड प्लस Q2 कितना है -78.85 नैनो कूलम है, एंड माइनस ये है 56 नैनो कूलम है, एंड बाय में डिस्टेंस और सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता है 8.85 × 10⁻12 होते हैं, ये तो रट के रखो। ये 14 एंड 56 हो गया -70 नैनो कूलम, एंड इधर प्लस हो गए 78.85 नैनो कूलम है, चलो कोई बात नहीं है बाद में देख लेंगे। तो 8.85 × 10⁻12 एंड स्टूडेंट्स इधर मैं बना देता हूं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 70 में से 78 में से 70 चला गया तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8.85, और नैनो कूलम है तो 10⁻⁻9 हो जाएंगे, एंड नीचे भी 8.85 × 10⁻12 होगा, ये कट गया, और 12 में से -9 चला जाएगा तो 10⁻3 बचेगा, यानी ऑप्शन ए, ये 103 लिखा हुआ ये गलत है, ऑप्शन ए 10⁻3 होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, ये तो डेफिनेशन का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फोर्स और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय में Q, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है आपसे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, तो मुझे इंटेंसिटी का डेफिनेशन पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इज कॉल्ड इंटेंसिटी, तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग E × Q या Q × E, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, या इसको Q × E भी लिखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कहता है कि 2 कॉपर स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड द अदर होलो। स्टूडेंट्स कॉपर है और सेम रेडियस है दोनों का, एक होलो है और एक क्या है सॉलिड है, ठीक है, एक जो है सॉलिड है और दूसरा होलो है, तो ऐसे में और लेकिन है कॉपर का, कॉपर है मतलब गुड कंडक्टर है, विच विल हैव मोर चार्ज, तो भाई सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर बोथ दोनों में चार्ज सेम होंगे। याद रखना मेटल जो होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, चार्ज उनके अंदर में नहीं पाए जाते हैं, वो सरफेस पर ही होते हैं, और जो होलो सरफेस है तो होलो स्फीयर में तो चार्ज सरफेस पर होगा ही, अंदर में तो जगह ही नहीं है। तो चूंकि कॉपर है गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर में चार्ज 0 होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं, बिकॉज वो कंडक्ट कर देते हैं और चार्जेस सरफेस पर आ जाते हैं। तो इसमें भी चार्ज ऊपर होगा, इसमें भी चार्ज सरफेस पर होगा, और दोनों चूंकि रेडियस सेम है तो सेम होगा, यानी ऑप्शन सी बोथ विल हैव एन इक्वल चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गॉसियन सरफेस स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई ये स्फीयर है और इसमें -Q और +Q यानी कि डायपोल को कवर किया गया है, तो ये जितना फ्लक्स टोटल चार्ज अगर देखा जाए, एक डायपोल का जो टोटल चार्ज होता है गॉस थ्योरम से अगर देखें, टोटल चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -Q + Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, दैट मींस 0/ε0 यानी कि 0 आंसर खोज लीजिए, 0 इज द ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोलता है सॉफ्ट बबल इज गिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एकदम आने वाला है। ए सॉफ्ट बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, thus इट्स रेडियस W क्या होगा,
आप यह दिमाग में रख लो कि कोई भी मतलब सॉफ्ट बबल है आर रेडियस का, उसमें आप नेगेटिव चार्ज दो या फिर पॉजिटिव चार्ज दो, कोई भी चार्ज दो, तो चार्ज देने से लाइक चार्ज दोगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये सॉफ्ट बबल है चूंकि, तो इनका जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा ऑलवेज। यानी इसका शेप, कभी कभी शेप पूछ लेता, शेप क्या होगा, शेप बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, कोई भी सॉफ्ट बबल को चार्ज करेंगे तो उसका रेडियस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाता है। ओके, दिमाग में रहेगा ये सारी बातें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 point charges +3 माइक्रोकुलाम -8 माइक्रोकुलाम अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स 1 न्यूटन। यानी कि एक +3 कुलाम का माइक्रोकुलाम का चार्ज है एंड एक -8 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो 1 न्यूटन लग रहे हैं। बोला ए चार्ज +5 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, इसमें भी +5 ऐड कर लिया तो +5 ऐड किए तो +8 माइक्रोकुलाम हो गया, और ये माइनस वाले में 5 ऐड कर लिए, ले भाई, तो इसमें -3 माइक्रोकुलाम आ गया। मतलब चार्जेस तो फिर से वही 8 3 आ गए, जैसे पहले था 3 8 तो अभी भी 3 8 है। तो ऐसे में फोर्स जो होगा इनके बीच में तो वो तो 1 न्यूटन ही होगा सेम, और चूंकि साइन प्लस माइनस है उसमें भी अट्रैक्ट कर रहा था तो यहाँ भी अट्रैक्ट ही करेगा, यानी ऑप्शन ए, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 न्यूटन से अट्रैक्ट ही करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस। कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनको किसी बैटरी से चार्ज किया गया और चार्जिंग करने के बाद इसके पास चार्ज आ गया, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है तो इस प्लेट में प्लस और इस प्लेट में माइनस, बी प्लेट पे माइनस हुआ और ए प्लेट पे प्लस हो गया। उसके बाद इसको स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, और प्लेट्स को सेपरेट किया गया, ठीक है, और ज्यादा दूर तक ले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई में टी, और C इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होता है Q बाई में V, चूंकि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना पोटेंशियल कनेक्ट करोगे, बैटरी में जितना वोल्टेज दोगे बैटरी से कैपेसिटर में, उतना ही ज्यादा चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होते हैं, और यहाँ से Q इज इक्वल टू C भी होता है, कैपेसिटेंस होगी जो कि है C, तो C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं हम लोग, एंड Q बाई V इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई में T, यानी V इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो QD बाई में एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यानी सेपरेटिंग डिस्टेंस बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, समझे ना, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये यूनिट 1 के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस तकरीबन थे, तो ये इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो इससे टर्म 1 में 8 क्वेश्चंस तो जरूर ही जरूर आ जाएंगे। तो 8 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म 1 से, तकरीबन यूनिट 1 से। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस है यूनिट 1 से 8 मार्क्स 8 क्वेश्चंस ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हें आप अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट डे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चंस वीडियो अपलोड करूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये सब वीडियो बहुत ही एडवांटेजेस हैं आप लोगों के लिए एंड मोर यूजफुल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशंस। तो स्टूडेंट्स बने रहे हमारे साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट।